Raoult's law is a special case of Henry's law. अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या था बच्चों? राउल्ट्स लॉ कि किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही था राउल्ट्स लॉ, है ना। और राउल्ट्स लॉ का फिर आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने किया था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा करके कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था? P1 नॉट। वेयर व्हाट इज P1 नॉट बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। यही था ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अच्छा, हेनरीज लॉ क्या था? हेनरीज लॉ याद है? उससे पहले हमने हेनरीज लॉ जो पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, वहां हमने किया था यही सेम इक्वेशन, P1 इक्वल टू, वहां सिर्फ क्या बच्चों 1 नहीं लिखा था, है ना, याद होगा आपको। वहां हमने किया था P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। वहां हमने ये लिखा था P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। और राउल्ट्स लॉ में हमने 2 किए थे। P1 का किया था, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, तो वो बन गया P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। और अगर हम करेंगे P2 तो बनेगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2, है ना। अब हेनरीज लॉ हम किसके लिए एप्लीकेबल किए थे? जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे थे गैस, गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, है ना। तो गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही थी, गैस का ही मोल फ्रैक्शन की बात हो रही थी, और गैस कौन है? सोल्यूट। तो वहां हमने इसको 1 या 2 नंबर नहीं दिया था, जनरली लिख दिया था P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। बट अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझें तो वहां गैस जो है वो सोल्यूट है ना, तो उसको हमें एक्चुअल में लिखना क्या चाहिए था? P2। और यहां x की बजाय जो मोल फ्रैक्शन हम लिख रहे हैं, एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए था? X2, है ना। तो यहां होना चाहिए था P2 इज इक्वल टू KH इंटू X2। और राउल्ट्स लॉ के हिसाब से होना चाहिए P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें बच्चों, तो X2 दोनों में है, P2 दोनों में सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहां है कि इसमें जो कांस्टेंट लिया है हमने वो लिया है KH, मतलब हेनरीज कांस्टेंट, और इसमें जो कांस्टेंट लिया है हमने वो लिया है P2 नॉट, है ना। अब अगर किसी कंडीशन में, किसी केस में अगर P2 नॉट इक्वल टू KH है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वेशन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम हो गया ना। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि अगर कोई कंडीशन में, अगर किसी केस में P2 नॉट इज इक्वल टू KH, देन वी कैन से दैट बोथ दिस इक्वेशन आर जस्ट सेम। तो इसका मतलब है कि राउल्ट्स लॉ में P2 नोट की वैल्यू किसी केस में अलग होगी, किसी केस में अलग होगी, बट जिस केस में KH के बराबर हो जाएगी अगर, तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि हेंस राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। किस कंडीशन में? व्हेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स आर इक्वल। कौन कौन से कांस्टेंट? राउल्ट्स लॉ वाले केस में था P2 नोट, और यहां हेनरीज वाले केस में है KH, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस।
सॉलिड लिक्विड, मतलब कि इसमें जो सॉल्यूट है वो है सॉलिड, और जो सॉल्वेंट वो तो पहले भी लिक्विड था, अब भी लिक्विड है। पहला हमने एक राउल्स लॉ पढ़ा था ना, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड था, सॉल्यूट भी लिक्विड था। अब है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब हम किसी लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, साल्ट हमने कोई डिसॉल्व किया है जी वाटर में, इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट तो अब भी लिक्विड है, और हमें पता है कि लिक्विड तो जनरली क्या होते हैं, वोलेटाइल। लिक्विड की तो इवेपोरेशन होती ही है, तो इसलिए सॉल्वेंट तो वोलेटाइल मानेंगे ही, वो तो वेपर बनेंगे ही। अब यहां क्योंकि हमारा सॉलिड जो है सोल्यूट, और वो तो है नॉन वोलेटाइल, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। अब इस कंटेनर में हमारे पास जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वाटर है सॉल्वेंट, और साल्ट है कोई, या सोल्यूट है कोई सॉलिड, जो कि नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो हम समझ सकते हैं कि उसके तो वेपर बनेंगे नहीं, तो यहां वेपर केवल किस चीज के बनेंगे बताइए, तो यहां वेपर केवल बनेंगे सॉल्वेंट के, सॉल्यूट के तो वेपर ही नहीं बनेंगे। अब सॉल्वेंट के ही वेपर बनेंगे, तो प्रेशर गेज जब हम लगाएंगे, प्रेशर गेज क्या नोट करेगा, इस पूरे मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर। और अगर कंसेप्ट के हिसाब से आप देखें, वो होना किसके इक्वल चाहिए, वो होना चाहिए P1 प्लस P2 के इक्वल, वेयर व्हाट इज P1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एंड व्हाट इज P2, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इस बार हमने सॉल्यूट लिया है सॉलिड, और सॉल्यूट अगर सॉलिड लिया है तो सॉलिड तो हम कह रहे हैं कि वो तो है नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है तो उसके तो यहां वेपर बनेंगे ही नहीं, और वेपर ही नहीं बनेंगे तो उसका तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट तो इस बार कितना आएगा, 0, है ना। और जबकि P1 कितना बनेगा, P1 वो तो डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना यहां वाटर लिया हमने, उसका मोल फ्रैक्शन वही था ना, उसका तो फॉर्मूला फिर भी वही रहेगा कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। P2 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, P2 का फॉर्मूला होना चाहिए था P2 नॉट इंटू x2, है ना। बट क्योंकि इस बार 2 कंपोनेंट तो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए उसका तो सीधे सीधे हिसाब बन गया, P2 तो 0 हो गया। तो ये वैल्यूज अगर हम यहां पुट करें तो हम लिख सकते हैं टोटल P इज इक्वल टू P1 ओनली, या हम लिख सकते हैं कि टोटल P इज इक्वल टू P1 की जगह क्या लिखेंगे, P1 नॉट इंटू x1, वेयर व्हाट इज P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 नॉट क्या चीज है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि कांस्टेंट है किसी भी लिक्विड के लिए। तो इसका मतलब यहां से कुल मिलाकर के हम समझ गए कि टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हटा दिया तो यहां आ गया प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा सकते हैं। अब मैथमेटिकली इसको पढ़ें तो समझें तो क्या कह रहे हैं हम, इसका मतलब
कि कैपिटल P X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। यही है ना मैथमेटिकली, जहां पे कैपिटल P हम किसको कहते हैं? कैपिटल P हम कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और X1 हम किसको कहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो इसका मतलब राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या डेफिनेशन बनती है बच्चों? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड दिनकर बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ गई सबको बात समझ में? तो अगर हम ग्राफ बनाना यहां से शुरू करते हैं, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहां हम रखते हैं x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 0। इस कंडीशन को पढ़ें तो समझ में आ रही है बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं? x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, क्या मीनिंग है? हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब है कि इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है, तो इस स्टेज में इसका अगर हम वेपर प्रेशर का कर्व बनाएंगे तो जितना भी वैल्यू होगा उसको हम क्या लिखेंगे? सिंबल के अकॉर्डिंग उसको हम लिखेंगे कैपिटल P1 नॉट। अब हम सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं, धीरे 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 हम इसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं। जितना सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे बच्चों आप समझ सकते हैं उतना x1 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, x2 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। फिर इधर चलेंगे तो x1 की वैल्यू मान लो हो गया है 0.2, x2 की वैल्यू मान लो हो गया 0.8। ये वैल्यूज अगर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत सारा सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया। और हम पहले भी डिस्कस किए हैं, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो लिक्विड लिक्विड चाहे वो सॉलिड लिक्विड, सॉल्यूशन का तो मीनिंग ही यह है कि होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब है कि जितना साल्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जितना सॉल्यूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं, उतना यहाँ सारे में यूनिफॉर्मली मिक्स होगा और उसके कुछ पार्टिकल सरफेस पे भी जरूर होंगे। अब सरफेस पे जहां सॉल्यूट का पार्टिकल है वहां से सॉल्वेंट का पार्टिकल तो वेपर नहीं बनेगा ना, सॉल्वेंट का पार्टिकल वेपर बनेगा नहीं, और सॉल्यूट का बन नहीं सकता क्योंकि इस बार सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब हमने इसमें साल्ट मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है तो इस कंटेनर में सॉल्वेंट के वेपर भी कम होते जाएंगे और टोटल वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ करें तो टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ आएगा इस तरह से और इधर तक हो जाएगा लास्ट में 0। लास्ट में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये हो गया टोटल P। और टोटल P यहां पे हर स्टेज पे जितना भी हम कर ले सॉल्यूट ऐड, P2 तो 0 ही होना है। टोटल P विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्मॉल p1। सो दिस विल बी द कर्व या ग्राफ फॉर राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट केस। आ गई बात समझ में सबको?